मुझे पता था, मैंने सुबह बताया था, वैसे तो सुबह कुछ स्टूडेंट्स को बताया था कि हम जब यहाँ रात को 9 बजे तक थे तो सबको लग रहा था कि रिजल्ट शायद आएगा नहीं, है ना। क्योंकि भाई शाम को 6 बजे OMR आनी थी, मैंने बताया था OMR का पहली बार वो आ गई। फिर पूछे थे रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने लगभग 10 बजे इनको ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है टीचर्स का, उसमें डाला था 11 से 11:30 बजे के बीच में रिजल्ट आने वाला है, और 11:15 पर रिजल्ट आया था सीधा। और सीधा 11:16 पर इसका फोन आया, सर एम्स दिल्ली क्या इसकी। अच्छा, 5 स्टूडेंट जो है वो कैटेगरी के, अगर कैटेगरी रैंक जनरल की देखें तो उसकी रैंक 40 है, 40, और ऑल इंडिया रैंक 45। तो भाई कोशिश करें हम भी इस लेवल। अच्छा, ये स्टूडेंट जो है ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट, क्लास 12 का ही है, लेकिन ब्रिलियंट ऐसा नहीं कि भाई हाँ कि जन्मजात हर जगह टॉप मारता है। इसने तो मुझसे यही कहा क्योंकि साल भर से जुड़ा हुआ है, हमेशा हर दूसरे दिन कॉल आता था इसका। आज भी देना जाने कितने फोन आए, जाने बहुत सारे इसके पेरेंट्स के फोन आए। कल रात को 2-3 बजे तक सिर्फ इसके पेरेंट्स से बात कर रहे थे कि बहुत रो रहा था, रो इसलिए रहा था कि इसको भरोसा नहीं हो रहा क्या हो गया ये नहीं। एम्स दिल्ली हर एक का सपना होता है, क्योंकि 10th क्लास तक एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है। 10th के अंदर भी इसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, 60-70 MP बोर्ड से तो 60-70 मार्क्स परसेंट है। 60-70 मतलब समझते मुद्दा नहीं है। मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की, लेकिन जब मुझे इसके बारे में तब पता चला जब इसने मुझे पहला एक टेस्ट का रिजल्ट दिया, उसमें इसकी, मैंने एक बार पहले भी बताया इसी स्टूडेंट के बारे में, नाम नहीं बताया, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट चलती थी इसकी, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। जो ऑफलाइन जो मेजर टेस्ट सीरीज किसी भी बड़ी कोचिंग की, जो कोटा की बड़ी कोचिंग से उनकी मेजर टेस्ट सीरीज होती है, उसमें इसकी ऑल इंडिया रैंक, इसने लास्ट में मेजर टेस्ट सीरीज ली थी जिसमें उसकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट चलती थी हमेशा। आज भी इसने, जो मैंने बोला था एक बार, एक स्कोर 401 से लेकर 701 से लेकर 715 तक आ सकता है, वो यही था। लेकिन जब OMR आई तो मैंने जो बताया था एक बार किया, इसने जो C ऑप्शन भरा हुआ है और दूसरे में ये लग गया। अगर वो 2 क्वेश्चन में या 3 क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करता तो इसकी AIR बंद होती। 715 में तो फर्स्ट रैंक बनी, तो 715 में फर्स्ट है तो उसकी फर्स्ट रैंक। तब गणेश विसर्जन से ज्यादा भीड़ कर देता है, वहीं ले जाते हैं। अच्छा, आज होता है क्या विसर्जन? तो अभी इतनी भीड़ कैसे है? गाड़ी हर जगह भीड़ है। नहीं, उन्होंने तो टेंट वेंट खोलना स्टार्ट कर दिया, पंडाल जो होता है वो खोलना स्टार्ट कर दिया, पूरा खोल दिया, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, रात को स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, मैं बस एक चीज ये कहना चाह रहा था कि यार चीजें टफ नहीं है, टफ लगती हैं लेकिन टफ नहीं है। इजीली किसी भी चीज को, अगर जो चीज टफ लगती है, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे आज मैसेज किया, उसने बोला सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये क्लास में आप जिस भी कोचिंग में जहां भी पढ़ाते हो वहां जरूर बोलना। तो मैं बोलूंगा, उसको मैं बताऊंगा, अभी मैंने बोला है, और ये वीडियो इनसे क्लिप भी लूंगा कि अब उसको भेजना है। वो स्टूडेंट जो है, मैं क्लास में एक बार बहुत, जब मेरा पहला दिन था यहाँ रात में, मैंने एक बार बोला था, PV सर भी यहीं थे, शाम का तुम्हारा सुबह का था कि तुम्हारे जो फिजिक्स में मार्क्स आएंगे वो केमिस्ट्री और बायो से ज्यादा है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे वो बोला, सर मेरे ओवरऑल मार्क्स जो है 453 है। मुझे पता है मुझे इंडिया में अगर मैं किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करता तो भी मुझे नहीं मिलना, लेकिन अगर आप मेरे फिजिक्स के मार्क्स देखोगे तो मेरे 170 मार्क्स है फिजिक्स में, 453 टोटल है, फिजिक्स में 170 है। और उसके लास्ट ईयर उसने जब 12 के साथ दिया था तो उसके फिजिक्स में मार्क्स है 8, 2 सही क्वेश्चन थे, और अभी 170। तो मेहनत करें तो कुछ भी हो जाएगा। जो चीज टफ लगती है उसके पीछे पड़ जाओगे, इजी हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर 10 दिन तक उसके पीछे पड़ जाओगे, 10 दिन बाद में लगेगा यार ये इजी है, जो पहले की तरह शायद हो सकता है वो टफ हो गया। किसी भी चीज को अगर इजी करना है तो उसके पीछे पड़ जाओ। हमेशा यही जो प्रोसेस होती है वही हमेशा
किसी भी इंसान को कामयाब बनाती है। तुम्हें लग रहा है कि यार हमें जेई के अंदर मार्क्स थोड़े से हमें ऐसा लगता है कि यार भीड़ बहुत है, भीड़ मतलब कंपटीशन बहुत है, एडवांस वाले खींच लेंगे। अरे एडवांस वाले कभी जा रही नहीं उसमें, कभी नहीं जाए। ऐसे नीट के अंदर इतना कंपटीशन है, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तुम ये सोचो ना यार उस कट ऑफ तक पहुंचना बहुत आसान है। ऐसा थोड़ी ना हमें बहुत पढ़ना है। एक एवरेज स्टूडेंट भी आराम से डॉक्टर बनता है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आराम से डॉक्टर बनता है। जिन स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर 35 मार्क्स थे, उन 3 स्टूडेंट्स में से उसमें से एक 180 वाला वो है जिसके लास्ट ईयर फिजिक्स में 35 थे। पिछले साल हमसे पढ़ा 180 आ गए, बस उसमें मेहनत, उसको जो लगा टफ है उसके पीछे पड़ गए और वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो किसी को अगर लगता है बायो टफ है तो यार उसके पीछे पड़ जाओ, किसी को लगता है ऑर्गेनिक टफ है तो उसके पीछे पड़ जाओ, किसी को लगता है इनऑर्गेनिक जो है रखने वाला है तो उसके पीछे पड़ जाओ, फिजिक्स सबको लगता होगा टफ है तो उसके पीछे पड़ जाओ। पीछे पड़ जाने का सेंस ये नहीं कि दिन भर उसको याद करते रहो, पढ़ने का तरीका चेंज करो। पढ़ने का तरीका कैसे चेंज करें, मैंने एक दिन बताया, शायद तुम्हारी क्लास में बताया, रिपीटर में बताया। एक चीज होती है जैसे हमने पढ़ा, अब मेरा एक पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं हर क्लास में पिछली क्लास का कुछ ना कुछ रिपीट करता हूँ तरीका। तो मुझे पता है कुछ लोग जो है उन्होंने पढ़ा होगा और मैक्सिमम ने नहीं पढ़ा होगा। कल एक स्टूडेंट मिला भी था जिस क्लास में बैठा हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है उसको गलत फील हो, लेकिन ये हमने से बहुत सारों की हालत है। उसने बोला सर फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैंने बोला अच्छा कैसे पता चला क्वेश्चन नहीं बनते? उसने बोला सर इस बार तो अच्छे हैं, 65 मार्क्स है शायद ऐसे बताया, लेकिन पिछली बार 35 ही है। तो मतलब पढ़ते कैसे? सर क्लास अटेंड करते हैं। घर पे कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ कोचिंग में एडमिशन लेने से ही थोड़ी ना डॉक्टर या इंजीनियर या IIT NIT या मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। उसके लिए जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं उनमें से जो थोड़ा अलग काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर सभी बस एडमिशन से, मान लो यहाँ पर 200 बच्चे हैं, 200 स्टूडेंट्स ने फॉर्म क्लास अटेंड कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार वो डॉक्टर या इंजीनियर बन गए। इन दोनों 200 में से 20, 30, 25 अच्छा इस क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जैसे 40-50 वो जाएंगे। लेकिन वो 40-50 भी ऐसे होंगे जो बाकी के 160 से अलग काम कर रहे होंगे, वो घर पर मेहनत कर रहे होंगे। तुम 12th क्लास में, तुम्हें तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है क्योंकि तुम्हें 11th का पोर्शन के साथ में लेके चलना, जितना पढ़ चुके हो। बैक पोर्शन बहुत सारा हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनको भी साथ में लेके चलना। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा कोर्स जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब पढ़ लेंगे उन चीजों को। जब तुम उनको पढ़ने बैठोगे ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम्हें वो टॉपिक लगेगा पहली बार पढ़ना। मान लो तुमने इलेक्ट्रो पढ़ा था 2 महीने पहले, 1 महीना और निकालो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रो पढ़ के देखो, 2 दिन में कवर नहीं होगा तुम्हें वो इलेक्ट्रो, 2 दिन पूरा दे दो उसको, नहीं होगा। क्यों? हमें लगेगा पहली बार पढ़ रहे हैं, ये सर ने यहाँ क्या किया था, यहाँ क्या किया था, समझ में नहीं आ रहा। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट करंट पोर्शन को रोज घर पे जाकर रिवाइज करेगा, अच्छा रिवाइज, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है यार टाइम तो एक लिमिटेड है, लेकिन वो टाइम तो सबके लिए लिमिटेड है, 24 आवर्स। 24 आवर्स में मैं 8 घंटे यहाँ कोचिंग के मान, 8 घंटे सोने के मान, 8 घंटे ले रहा हूँ, ज्यादा है, 8 घंटे ले रहा हूँ, 7 मान लो, 6 मान लो तो भी 8 ले रहे हैं, 16 घंटे हो गए, बाकी बचे 8 घंटे। अगर उन 8 घंटे में से हमने 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी एकदम क्वालिटी सेल्फ स्टडी, ऐसे नहीं कि बस किताब खोल के बैठ गए और कभी इधर सोचा, कभी उधर सोचा, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, तो वही टाइम निकल गया। अगर ये 6 घंटे भी ध्यान से अभी पढ़ लो सेल्फ स्टडी, अब वो 6 घंटे कैसे मैनेज होंगे? या फिजिक्स के अंदर जो 1 घंटे 2 घंटे की क्लास, जो 2 घंटे की क्लास होती है टोटल शाम को, उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है अगर वो ध्यान से सुन लो तो आधे घंटे का टाइम लगता है उसको पढ़ने में, घर पे। तो बाकी बचे 1.5 घंटे फिजिक्स के, उसमें क्या करोगे? बैक पोर्शन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बैक पोर्शन मतलब एक टॉपिक उठा लो, क्या 1 वीक तक हम ये टॉपिक लेंगे। कितने स्टूडेंट जो है वो अभी रिविजन कर रहे हैं? रिविजन मतलब आज जो पढ़ा है वो नहीं, जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं?
पीछे वाला क्या है, कैसे पढ़ते हो? मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है, क्या करोगे? मतलब 3 डेज को अलॉट कर रिवीजन कैसे करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं रिवीजन करने का तरीका, इलेक्ट्रो उठाया, मान लो यार किसी ने बहुत ज्यादा आज सर ने मोटिवेट कर दिया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या बायो में, आज रिवीजन करेंगे, वो उस दिन पागल हो जाता है, या तो रिवीजन करेंगे और जाते उठा लेते हैं कॉपी। मान लो इलेक्ट्रोस पढ़ना स्टार्ट किया, अब इलेक्ट्रो इतना पढ़ा, बंडल्स बने हुए नोट्स के, क्वेश्चन थ्योरी बहुत सारी चीजें वो पढ़ना स्टार्ट किया पढ़ना, 5-6 घंटे से पहले तो आता भी ना हो अगर पढ़ना स्टार्ट करें से। और अगर 5 घंटे पढ़ लिया, कल 5 घंटे पढ़े, जो आज 5 घंटे पढ़े उसमें तुमने क्या सेक्रीफाइस किया? फिजिक्स के अंदर जो आज क्लास में पढ़ाया था वो नहीं पढ़ रहा है, केमिस्ट्री और बायो के अंदर जो आज पढ़ा था वो नहीं पढ़ रहा है, और रात को सोने से पहले जब सोचोगे क्या पढ़ा, यार हमने 5 घंटे इलेक्ट्रो पढ़ा, वो तो बैक पोर्शन था, और पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था कि एकदम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो मैं 1 हफ्ते बाद भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, ये मैंने क्यों पढ़ लिया? ऑब्वियस सी बात है, एक ही दिन के अंदर अगर तुम 5 घंटे बैक पोर्शन को दे दोगे रिवाइज करने के लिए, तो पढ़ने के बाद में तुम्हें ये लगेगा, ऑब्वियस सी बात, हम इतने मास्टरमाइंड थोड़ी ना है कि हमने एक बार पढ़ा और लाइफ टाइम याद रहेगा, हम तो एक वीक बाद में भूल गए। आज वो 5 घंटे पढ़ के कोई क्वेश्चन सॉल्व करो और उन्हीं क्वेश्चंस को एक वीक बाद में बिना पढ़े सॉल्व करके देखो, पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। लेकिन उसका लॉस ये होता है कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो छोड़ दिए उस दिन। मान लो कल भी 5 घंटे उसी टॉपिक में दे दिया और 2 दिन में 10 घंटे में इलेक्ट्रो खत्म कर भी दिया, तो हमें लग तो गया कि अभी हाँ हो गया, लेकिन और वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं तो लग रहा है बहुत मजा आ रहा है कि हाँ हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में हो नहीं रहा है। ये वही चीज है जो 10th के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में पेपर से एक दिन पहले रात को बैठ के पढ़ते थे, और जब रात को बैठ के पढ़ते थे और अगले दिन पेपर देने जाते थे तुम हीरो बन जाते, कुछ लोग टॉपर्स बन जाते, कुछ अच्छा स्कोर कर देते, लेकिन वो अगले दिन सब गायब। क्यों? क्योंकि वो एक दिन पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर 5 घंटे आज और 5 घंटे कल एक सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को रिवाइज करने में लगा दिया, तो बस सिर्फ 2-3 दिन का ही मेहमान है हमारे दिमाग में। वो एक वीक बाद वापस बोलोगे और 15 दिन बाद में तुम सोचोगे यार रिवीजन करने का क्या मतलब है, हम तो जो उस दिन 10 घंटे लगाए थे 2 दिनों में वो सब खत्म हो गया। तो इसका एक तरीका होता है, रिवीजन करने का एक तरीका होता है क्या, कि रिवीजन ऐसे करो कि जो करंट पोर्शन चल रहा है आज क्लास में वो खराब ना हो और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में भेदभाव ना हो। 5 घंटे जो तुम एक दिन में लगा रहे हो उसको 10 दिन में आधा घंटा, या फिर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, डेली का टाइम अच्छा बच रहा है, तुम इधर उधर के काम नहीं करते हो, तो 5 घंटे को 5 दिन में 1 घंटे में डिवाइड करो। आज 1 घंटा पढ़ा, देख लो यार 10 से लेकर 11 बजे तक पढ़ना है, जितना होगा देखा जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा अच्छा है, कल के लिए कम बचेगा, अगले दिन के लिए और कम बचेगा। 5 दिन का टारगेट बनाया, 4 दिन में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। तो रोज वो इसको 1-1 घंटा पढ़ोगे तो वो रोज तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जो टॉपिक तुमने एक दिन पढ़कर 5 घंटे में छोड़ दिया था वो 4 दिन तक कंटिन्यू पढ़ रहे हो। फिर वो जो बाकी अगले दिन के 5 घंटे वो तुम इलेक्ट्रो को 10 दिन का टारगेट लेके चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को 4 दिन का टारगेट लेके चलो, कैपेसिटर को 3 दिन का टारगेट लेके चलो, कि आज खत्म नहीं करूंगा, 3 दिन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खत्म करूंगा। एक चीज को एक ही दिन में रट लेना, आज गाड़ी चलाना सीख लिया, स्टार्ट किया और गाड़ी चलाना सीख लिया, अगले दिन कॉन्फिडेंस थोड़ी ना रहेगा, लेकिन रोज 15-15 किलोमीटर अगर चलाओगे तो 15 दिन बाद में अच्छी ड्राइविंग सीखोगे, वो हमेशा परमानेंट मेमोरी में आ जाता है। वैसे जो बचपन में पढ़ते थे रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, तो वही सारी चीजें, कुछ काम को थोड़ा थोड़ा करोगे रोज तो परमानेंट हमारी मेमोरी में चला जाएगा, हमें 1 महीने बाद में भी वही फील देगा जो उसको पहले दिन वो दे रहा था। लेकिन अगर एक ही दिन पूरा रिवाइज कर लोगे तो एक आज जो फील दे रहा है वो बहुत अच्छी दे रहा है, हमें लग रहा है हीरो है उस टॉपिक में, लेकिन 1 महीने बाद में लगेगा यार फिर जरूरत है 5 घंटे देने की, सब गायब लगेगा। तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज करो, और इस एग्जाम में सेलेक्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिविजन। रिविजन इतनी बार बोल चुका हूं, जो करेगा वो भीड़ से थोड़ा अलग होता जाएगा, बाकी लोग भीड़ में रहेंगे। रिवीजन ही एकमात्र तरीका है जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है। रिवीजन का मतलब क्या है, मैंने एक बार पहले बताया। रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि आते हैं क्वेश्चन कम टाइम में ज्यादा, और ज्यादा क्वेश्चन को करने के लिए हमारे होना चाहिए वो बहुत अच्छे से याद, मेमोरी में बहुत अच्छा आना चाहिए। और मेमोरी में बहुत अच्छा कब आएगा, जब हमको बार बार रिवाइज करें। यही कारण है कि मैं कल की चीज को आज इसलिए बता रहा हूँ कि फ्लो बहुत अच्छा रहेगा आज का।
और उसको याद हम रिवीजन भी कैसे कर सकते हैं, एक बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे हमने अब क्लास स्टार्ट ही कर देते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था क्या, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमने कुछ चीजें बात की थी, मेरी कॉपी बंद ही है, कॉपी बंद ही रखो। रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमने क्या बात की थी यार, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है अगर वो अनस्टेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर रेडियो एक्टिव है और वो स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप से कुछ मटेरियल निकाल रहे हैं, तो यार वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अच्छा, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन से पार्टिकल निकाल सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा फोटोन होता है, गामा तो ईएम वेव, किस स्पीड से निकलेगा, लाइट की स्पीड से। ना तो चार्ज होगा ना मास होगा। सेकेंड चीज, अल्फा पार्टिकल या हीलियम जैसा होता है। हीलियम जैसा होता है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, ये हीलियम न्यूक्लियस जैसा होता है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो यहां से भी अल्फा पार्टिकल का जो भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव वाला होगा, उसके न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर बाहर निकल जाएंगे। अब जो न्यूक्लियस में से बाहर निकल रहा है उसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये हीलियम न्यूक्लियस जैसी चीज होगी, क्योंकि हीलियम में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, अल्फा हैवी होता है, हैवी होगा तो उसको कहीं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देंगे तो उसको घुमाना मुश्किल है। लेकिन एक बीटा पार्टिकल की जो इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन जैसा मतलब उसका मास कम होता है, उसका मास कम होता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो आराम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो चीज हम बिना देखे बात कर रहे हैं, तुम भी सोच रहे हो, हम भी सोच रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। बताया क्या, ये साइंटिफिक प्रूव चीज है, एक्टिव रिकॉल साइंटिफिक प्रूव चीज है। इससे मेमोरी शार्प होती है। कोई भी बायो के अंदर, जैसे मान लीजिए तुमने बायो के अंदर सबसे अच्छा मेथड है इस चीज को यूज करने का बायोलॉजी। डाइजेस्टिव पढ़ा स्टार्ट करो यहीं से, वही टेस्ट पढ़ा है, ये यूवुला है, यूवुला का फिर यूवुला पे बात करनी स्टार्ट की। यूवुला क्या करता है, नेसोफेरिंक्स में फूड को जाने से रोकता है, फिर अंदर गए विंड पाइप पे, फूड पाइप, ग्लोटिस है, एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करता है, वो विंड पाइप में जाता है, उसको नेसोफेरिंक्स में फूड जाने से रोकता है, वो विंड पाइप में जाने से रोकता है। इस तरह से तुम पूरा अंदर पे चले जाओ। ये है बिना कॉपी देखे रिकॉल करना। फिर तुम्हें लगता है कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, फिर नोट्स खोल के देखो, जो मिस किया अपने आप दिख जाएगा, वो रिकॉल हो गया। और अगर बहुत कम रिकॉल हुआ है तो वापस से नोट्स एक बार रीड कर लो। लेकिन आज जो पढ़ा है वो घर जाकर एक बार बिना कॉपी देखे रिकॉल करो। ये होती है मेमोरी शार्प। ये सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, लाइफ टाइम काम आए। ये पढ़ने के तरीके हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं, यहाँ के लिए भी बोला ही जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स लातूर में आते हैं तो बहुत इमोशनल होता है कि यार वो 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम यहाँ देता है तो वो जुड़ जाता है इस जगह से। ऐसे कोटा के लिए बोलता है, कई मूवीज के अंदर भी बोला गया है कि तुम सेलेक्ट होकर या फिर सेलेक्ट ना होकर कोटा में जब आते हो, कोटा से जब जाते हो तो तुम कोटा से निकल जाते हो, लेकिन कोटा पूरी लाइफ तुम्हारे अंदर से नहीं निकल रहा है। और ये फैक्ट है। जिस दिन मैं कोटा का ही रहने वाला था, लेकिन जब मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो जब मेरे फ्रेंड्स हॉस्टल की मेस में था, तो मैंने जब सबसे पहले स्टूडेंट से पूछा क्या कोई कोटा से है क्या, 80% हाथ खड़े लगे। कितने लोग कोटा से कि कोटा में पढ़ा, तो हम अपने आप को कोटा का ही मानते हैं। और जब हमको पता चला यार ये प्रॉपर कोटा का ही रहने वाला है, तो सबसे ज्यादा फ्रेंड सर्किल लैंग्वेज है, क्योंकि उनको पसंद था कि यार वहां की बातें करें, क्योंकि उनकी लाइफ से पूरे टाइम नहीं निकला। अभी भी जब भी फोन आता है तो सबसे पहली चीज उनकी ये है कि वो रहने वाले यूपी के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, पता नहीं कहाँ के होंगे, महाराष्ट्र की बहुत सारा, लेकिन वो पहली चीज यही पूछते हैं कोटा में क्या चल रहा है आजकल, क्या माहौल है। ये पहली चीज, क्योंकि उनकी लाइफ से कभी नहीं जाता। क्यों? उसने उनको मेहनत करना सिखा दिया। पढ़ना ऐसे है, और वो उनकी लाइफ टाइम में हमेशा काम आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन देख लिया। तुम भी अपनी क्लास के अंदर कंपटीशन बढ़ाओ, एक बार एक हेल्दी कंपटीशन क्लास के अंदर बनेगा, अपने आप सोचने लगोगे कि यार ये कंपटीशन लाइफ टाइम रहना चाहिए। जॉब कर, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहां पर भी कंपटीशन अच्छा लगेगा, वो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहां भी अच्छा होगा। हर कॉलेज के अंदर फेस्ट होते हैं हर साल, उसके अंदर तुम आगे से आगे पार्टिसिपेट करोगे। पता चला हम में से कोई कॉलेज का, तुम में से कोई कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया, कोई कल्चरल सेक्रेटरी बन गया, कोई ट्रेजरर बन गया, बहुत सारा। मैं कॉलेज का ट्रेजरर था, खजांची मराठी वर्ड है खजांची, समझता क्या जो ट्रेजरर को हिंदी में बोलते हैं।
तो यार ये सारी चीजें जो है लाइफ के अंदर, मतलब कि यार 10 लोग अगर खड़े हैं तो मैं सबसे आगे होना चाहिए, वो वाली अप्रोच इस एज से स्टार्ट होती है। और वो एज तब आती है जब हम मेहनत करना स्टार्ट कर लें। बस एक बार मेहनत करने की आदत डल जाए लाइफ के अंदर, किसी भी स्टेप के अंदर कभी फेल हो ही नहीं सकते। जिस चीज पर हाथ रखोगे वही सोना बन जाए। मेन चीज है मेहनत। जो चीज परेशान करती है उसके पीछे पड़ जाना। कई बार लगेगा लाइफ के अंदर कि क्या कर रहा हूं, आज पढ़ा कल भूल गया, कल पढ़ा परसों भूल गया, कोई बात नहीं, लगे रहो। ये अप्रोच थोड़े दिन बाद में तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा वो उस टाइम पे हार्ड नहीं माने, अच्छा वो उस टाइम पर हार्ड नहीं माने। मेरे साथ हुआ है, मैंने जब मैं कॉलेज में गया था, घर होम सिकनेस मेरे अंदर कूट कूट के भरी पड़ी। कॉलेज में चला गया, फर्स्ट दिन देखा हॉस्टल के अंदर इतनी भीड़, खाना खाने के लिए मेस में जाना पड़ रहा है, नहाने के लिए बाथरूम के अंदर लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है। तो सीधा फोन कर दिया घर में, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। उन्होंने बोला यार फिर मेहनत क्यों की थी तुम, कॉम्पिटिशन क्यों हुआ था? क्योंकि मेरा उस टाइम पर राजस्थान का प्रीलिम टेस्ट था, उसका भी रिजल्ट आ गया था, उसमें मेरी राजस्थान रैंक 4 थी। तो मैं जिस कॉलेज का हाथ रखता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे मिल जाता है, 4th रैंक थी। और उसमें से भी 3 जो थे वो जेईई एडवांस में चले गए थे। मतलब अगर काउंसलिंग में पूरे राजस्थान में जो पहली सीट अडॉप्ट करता वो मैं होता। तो मेरे मन में आ गया था कि यार ऐसा करेंगे ना, कोटा का इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेंगे, राजस्थान का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, घर पे रहेंगे, मजे करेंगे, गाड़ी लेके कॉलेज जाएंगे, आएंगे, एक अलग सा होगा। गाड़ी जिसके पास में होती है कॉलेज के अंदर, तुम समझ रहे हो ना इस चीज को? नहीं समझ पाया? तो गाड़ी जिसके पास में कॉलेज में होती है तो उसका एक अलग सा होता है, उसको बोलते हैं रोला। ये वर्ड सुना है? मूवीज वगैरह में सुना होगा। रोला मतलब फैन, हिंदी में रोला बोलते हैं। भोकाल, वो भोकाल होता है। लेकिन घर वालों को बुला भी लिया मैंने, कोटा से भोपाल बुला लिया कि ले जाओ, मुझे बैग पैकिंग कर ली। उन्होंने बोला ठीक है ले जाएंगे बेटा। वो मुझसे बोला कि बैग जो है वो पैक करके यहाँ रख ले, पापा ले आएंगे। भैया ने बोला चल ट्रेन का टिकट करा के चलते, पापा ले आएंगे। पापा बैग हॉस्टल में रख के आ गए, घर ले गए। मतलब बैग कहाँ है कि वो आ रहे हैं, पापा रख दे कि वो मेरी सीट उधर है, उधर रख ली। घर तक मुझे पता ही नहीं क्या मेरे बैग कहाँ है। तो मुझे लगने लगा यार बेवकूफ बना रहे, सामान वही है, बस 2-3 दिन की छुट्टी के लिए घर ले जा रहा है। फिर वहां पर घर में बैठा के बहुत समझाया, इतने लोगों से मिलवाया, मेरा भेजा चेंज करने के लिए। यार अगर ये काम तूने कर लिया कि जेईई के थ्रू जो कॉलेज मिला है वो छोड़कर रीजनल जो इंजीनियरिंग टेस्ट होता है उसके थ्रू जो कॉलेज मिले वो अडॉप्ट कर लिया, वो ले लिया तेरे, तो अगले साल तुझे पूरी दुनिया बेवकूफ कहेगी। और अगर मैं ले लेता तो शायद मैं अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाता जो 4 साल में मैंने कॉलेज में की। तो बस वही चीज है डिसीजन मेकिंग। कोई चीज अगर मैं उस टाइम पर हार मान लेता तो शायद मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर बैठा होता। लेकिन उस कॉलेज का ही काम था कि कॉलेज के अंदर मेहनत करना सीखा, टॉपर बना, वहां पर सबसे ज्यादा प्लेसमेंट लिए कॉलेज के सबसे बेस्ट जो कंपनीज आती है कॉलेज के अंदर उनके अंदर प्लेसमेंट लिया, कहीं दोस्तों के पेपर दिए उनका प्लेसमेंट करवाया। होता है कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसे मेरा दोस्त था, उसका नाम भी सुभाष ही था, वो थोड़ा पढ़ने में ऐसा ही था, गरीब फैमिली से था। तो कहीं मैंने उसके कई पेपर दिए, पेपर इन द सेंस कोई कंपनी मान लो जैसे यहाँ पर हैदराबाद में कंपनी डेलोइट, नाम सुना होगा डेलोइट, बहुत अच्छी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। अब वो उनको बोला कि हमारे कॉलेज में कि पहले रिटर्न होगा, फिर जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। रिटर्न और जीडी तो मैं ही निकाल देता हूँ। इंटरव्यू में तो तेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि फिर जब घर सिलेक्शन हो जाएगा तो शक्ल तो तेरी दिखनी चाहिए। तो उनकी तो वही निकाला था क्योंकि कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन अगर वो उस दिन मैंने डिसीजन जो था कि मैं तो कोटा जाना वापस, वो कर लेता तो शायद लाइफ में वहीं का बन के रह जाएगा, कुछ नया नहीं सीख पाता। तो ऑब्वियसली बात है लाइफ के अंदर तुम्हारे पास में रोज नए चैलेंज आए। कई चीजें ऐसी लगेंगी यार ये क्या फिजिक्स में चीजें बन गई हैं, ये तो समझ में नहीं आ रही, क्या पढ़ूं इसको, नहीं पढ़ूंगा मैं इसको। तो उस टाइम पर किसी ऐसे से बात कर लो जिसपे भरोसा करते हो, पेरेंट्स, टीचर या कोई भी पीवी सर, हम कोई भी दोस्त। लेकिन उस टाइम पर एकदम से सडन डिसीजन लेके खत्म मत करना चीजों को, छोड़ो यार आप पढ़ेंगे नहीं, मस्ती बाहर घूमने में ज्यादा मजा आता है,
वो एकदम सडन डिसीजन मत लेना, क्योंकि सडन डिसीजन कई बार लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है उसको बिगाड़ देती है। तो लाइफ के अंदर कई बार लो पॉइंट्स आएंगे, उनमें अगर अपने आप को कंट्रोल रखोगे, पढ़ने के लिए आज से बात कर रहा हूं, तो वापस से यहां पर एकदम से पीक मारोगे। चलिए, अल्फा वाला इमिशन कर लिया था क्या मैंने? अल्फा इमिशन में क्या निकलता है? हीलियम जैसे। अच्छा, अल्फा इमिशन के बारे में एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में यूरेनियम है। यूरेनियम का जो Z होता है वो 92 होता है और उसका A होता है 238 होता है। अलग अलग भी होते हैं लेकिन हम ये ले रहे हैं। मान लीजिए इसने अल्फा इमिशन किया है। अल्फा इमिशन माइनस क्या बता रहा है? अल्फा बाहर निकाल दिया, तो उससे बनता है थोरियम। कई बार अलग अलग चीजें बनती है, हमने मान लिया थोरियम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यार यहाँ पर क्या क्या चीजें, अल्फा निकल गया, ये अल्फा, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2He4। अच्छा, प्लस हमेशा कुछ हीट निकलेगी, लेकिन हमें पता है मास नंबर और Z, मास नंबर और Z तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं होता? मास भी कांस्टेंट नहीं होता। एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा, तभी तो अनस्टेबल, और यहाँ बन गया तो स्टेबल, एनर्जी कम, तो एनर्जी कम किसी न किसी फॉर्म में तो जाएगी। पहले वो मास के फॉर्म में थी, वो हीट के फॉर्म में निकल गया। अब मुझे बताना है यार यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है। अच्छा, एक अल्फा यानी कि ये 2 है, तो 90 में से 2, 92 में से 2 निकल गया तो 90 होना चाहिए। वो ये 4 निकल गया तो 34 होना चाहिए। अच्छा, अल्फा इमिशन में जो पेरेंट और डॉटर होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोडायहेड्रल। आइसोडायहेड्रल मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कल एक और चीज लिखी थी उसको, A-2Z, वो आता है A-2Z। अच्छा, मान लीजिए इसी एग्जांपल में हमने 92 यूरेनियम 238 है, इसमें से हमने 4 अल्फा पार्टिकल इमिशन कर दिए, 4 अल्फा इमिशन। तो एक अल्फा इमिशन में A कितना कम होता है? मान लो ये बन गया Y, मुझे नहीं पता ये Y क्या है। अच्छा, एक में A में कितनी चेंज होता है? 4 का, तो 4 में कितने निकलेंगे? 16। 32 में से 16 निकलेंगे तो 2। अच्छा, Z में कितना कम होता है? 2 का, तो 4 में कितने कम होगा? 8। इसमें से 8 कम करो, कितना आएगा? 84। ये होगा 86। ये 4 अल्फा पार्टिकल बन गए, 4 अल्फा पार्टिकल प्लस कुछ हीट एनर्जी। तो ये तो अल्फा इमिशन हो गया, इसमें वापस से आएंगे। सेकंड है बीटा इमिशन। अच्छा, बीटा इमिशन, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव बीटा और एक होता है नेगेटिव बीटा। कुछ नहीं दिया जा रहा है तो हमने क्या बोला था? बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जैसे। अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है, बोला है बीटा इमिशन, तो ये वाला, इसको बीटा पार्टिकल, और इसको ये पॉजिटिव बीटा, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। नाम सुना? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अगर कुछ नहीं दिया है, बोला एक पार्टिकल रेडिएटिव सब्सटेंस है, वो बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है, तो बीटा को 2 तरह के होते हैं। तो मुझे बाय डिफॉल्ट किस पे जाना है? तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट मैं लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट ये लगेगा अगर कुछ नहीं बोला है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले बीटा इलेक्ट्रॉन जैसा है, तो एक तरीका तो ये है, इसको लिख दिया ये बीटा। अच्छा, ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर, नीचे क्या लिखते हैं? Z, चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इस पर कितना है? +1 और मास 0। अरे इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 लिया जाता है। या फिर इसको लिखने का एक तरीका है कि यार सीधा ये लिख दूं तो भी चलेगा, या फिर कई बार इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज +1 और मास 0। मास वैसे 0 नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए इसको 0 लिखते हैं। या फिर कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जहां से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बीटा के फॉर्म में और 2 ई के फॉर्म में। अच्छा, ये वाला जो है वो Z समथिंग A, और ये इससे पता चल जाएगा कि ये वाला, ये भी Z समथिंग जो भी है, ये XYZ जो भी हम लिखते हैं, और ये मास इस फॉर्म में। इस वाले को कैसे लिखेंगे? ये बीटा वाला, पहला वो वाला तरीका, ये बीटा लिखा, मास कितना है? 0, चार्ज कितना है? -1। या फिर और तरीका बीटा माइनस, जो वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ई के फॉर्म में -1 और ये 0, या फिर सिंपल ये, इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, ये बीटा इमिशन कब होता है?
बीटा इमिशन इज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, इमिशन वैसे कहां से होना है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही ये काम करने वाला है, जो बीटा जैसे पार्टिकल। अब ये कब करते हैं? अच्छा, अल्फा इमिशन में तो मैंने बोल दिया था, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर हीलियम जैसा न्यूक्लियस बनाकर बाहर निकल जाएंगे। ये कैसे निकलेगा वो देखें। नॉर्मली अगर हमें एक स्टेबल न्यूक्लियस चाहिए, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, कोई स्टेबल न्यूक्लियस है, तो उसके लिए उस स्टेबल न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, जैसे वहां पर देखो यूरेनियम, न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं? 92। न्यूट्रॉन कितना है? 238 माइनस 92 कितना आएगा? 146। 146। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 146। ये कितना आ गया? 92। ये जो रेशियो है वो 1.5 से ज्यादा है। सोच के देखो, 146 अपॉन में 92। अच्छा, 92 का आधा कितना होता है? 46। तो 92 में 146 ऐड करो, 138, और वो कितना है? 146। यानी कि ये रेशियो 1.5 से ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए सारे के सारे जो भी एलिमेंट है उनके न्यूक्लियस में चेक किया गया है कि कौन सा स्टेबल न्यूक्लियस होता है, जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो होता है वो 1 से 1.5 के बीच में होता है, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। और जिनके अंदर ये रेशियो इससे कम या फिर इससे ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ये वाला रेशियो ना होने के कारण ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, और चेंज होने के कारण बीटा इमिशन करते हैं। तो पहला वाला मैं ले रहा हूं बीटा नेगेटिव इमिशन। ये बीटा नेगेटिव इमिशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। बीटा नेगेटिव ये कब होता है? व्हेन न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। याद हो जाए, अगर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है तो जो बीटा इमिशन होता है वो नेगेटिव वाला होता है। कैसे होता है? ध्यान से देखें, न्यूट्रॉन ज्यादा है। अच्छा, न्यूट्रॉन को कैसे लिखूंगा? चार्ज कितना होता है? चार्ज 0, मास 1। अगर ये ज्यादा हुआ बहुत और ये रेशियो 1.5 से ज्यादा आ गया तो इसका काम क्या होगा? स्टेबल बनाने के लिए ये न्यूट्रॉन किसमें चेंज होना चाहिए? प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन ये 1H1 प्रोटॉन होता है या क्या बैलेंस है? ये 1 हाँ, ए बैलेंस है, ये 0 ये 1। अरे बैलेंस नहीं है, तो यहां क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल। क्या? -1 और 1 0 1 1 0। हाँ, बैलेंस हो गया। यानी कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, इसको H लिख दो या फिर P लिख दो, बात एक ही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम होते हैं, मेरी गेट लगा देना है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन ज्यादा होता है तो ये इसमें चेंज होता है, और जब चेंज होगा तो बैलेंस करने के लिए साफ पता चल गया है वहां 0 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ -1 होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का इमिशन तभी होता है जब न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर है? याद भी हो जाएगा। याद कैसे होगा? क्या न्यूट्रॉन ज्यादा हुआ तो उसको प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, और अगर वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में तो प्रोटॉन पे चार्ज 1। तो दूसरी साइड एक नेगेटिव में भी कुछ होना चाहिए ताकि 0 हो जाए, क्योंकि यहां तो 0 है और ये 1 बन गया, तो नीचे एक नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव बीटा तभी निकलता है जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन। ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर इक्वेशन कैसे बनती है? मान लीजिए हमारे पास में ये तो हमने न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन देखा है। अब एक्चुअल में कैसे बनता है? मान लो एक एलिमेंट है जैसे यूरेनियम है या चाहे कोई भी है, इसके लिए लिख दिया हमने Z और ये लिख दिया A। अगर ये बीटा इमिशन कर रहा है, अच्छा वैसे तो बीटा 2 तरह के होते हैं लेकिन यहाँ बीटा लिखा है, कौन सा वाला लेंगे बाय डिफॉल्ट? नेगेटिव। तो नेगेटिव लेंगे। अच्छा, एक तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे ही पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का मास कितना होता है? 0। तो A में कुछ चेंज आएगा क्या? तो A तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या निकल जाएगा हमारे पास में? बीटा। बीटा मतलब नेगेटिव वाला, ये माइनस, और वो कितना है? Z। तो Z को यहां पूरा भी Z होना चाहिए, तो यहां क्या आने वाला है?
z प्लस 1, ये +1 -1 वापस से ऐड होकर z बन जाए। यानी कि जब भी नेगेटिव बीटा निकलेगा, जब भी नेगेटिव बीटा निकलेगा तो वहां पर माइनस वाला निकल रहा है तो ये बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर है? बैलेंस करना है दोनों साइड। नेगेटिव वाले में z चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, किसी पार्टिकल में से, किसी ऑब्जेक्ट में से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो क्या बनेगा? ज्यादा पॉजिटिव। किसी में से अगर नेगेटिव निकल गया तो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव, प्रोटॉन बढ़ गए। याद करने का तरीका, तो ये प्रोटॉन बढ़ जाएगा हमारे पास में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव बीटा पता ले लेते हैं। पॉजिटिव बीटा, पॉजिटिव बीटा के बारे में बात करें, पॉजिटिव बीटा कब आएगा? सेकेंड पॉजिटिव बीटा, बीटा पॉजिटिव जब n की वैल्यू कम हो प्रोटॉन से। यार अगर ये n जो है वो कम है, ये ज्यादा है, तो ये रेशो तो 1 से भी कम है, और 1 से कम तो स्टेबल तो नहीं। तो फिर तो यार n कम है तो n को बढ़ाना पड़ेगा। तब क्या होगा कि यार जब प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट होगा? न्यूट्रॉन में, ताकि जो कम है वो बढ़ने लग जाए और रेशो इनके बीच में आ जाए जो यहाँ पर। तो ये कैसे चेंज होने वाला? वो देखो, प्रोटॉन लिख दिया 1H, किस में चेंज होना है? न्यूट्रॉन। बैलेंस रहेगा। ये 1 है या 0, तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए? 1, यानी कि नीचे क्या आना चाहिए? +1। एकदम पॉजिटिव बीटा निकल गया। मास में कुछ चेंज, 1 बैलेंस कर गया तो इसका मास नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, क्योंकि मास नहीं है, तो ये है पॉजिटिव। अब इसमें एक चीज हमने मिस की है, वो मिस इसलिए की है, वो तुम्हें इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाना, बस पता होना चाहिए। यहां जब ये बीटा निकला है, ये निकला है बीटा नेगेटिव, तो इसके साथ में एक पार्टिकल और निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इस एंटी न्यूट्रिनो का पर्पस सिर्फ एक है। क्या पर्पस है? क्या ये अगर न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल रहा है मतलब बाहर निकल गया, उसके पास में क्या आ गया? मोमेंटम। और पहले न्यूट्रॉन तो चुपचाप बैठा हुआ था। यार पहले स्टार्टिंग में इनिशियल में एक्सटर्नल फोर्स लगा है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकाल रहा है, कोई पार्टिकल, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो फिजिक्स में एक चीज रहती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम कितना था? 0। बाद में भी क्या रहना चाहिए? 0, लेकिन प्रोटॉन तो चला गया। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एक पार्टिकल और निकलता है, वो मोमेंटम एनर्जी के फॉर्म में एंटी न्यूट्रिनो। इसका मेन पर्पस है सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व करना, और इसमें निकलता है न्यूट्रिनो। सर ये कैसे याद होगा? अरे बताओ कैसे याद होगा? जुगाड़ है। नेगेटिव में एंटी, सेंस नेगेटिव का आता ना, एंटी मतलब अपोजिट, तो नेगेटिव में एंटी और पॉजिटिव वाले में न्यूट्रिनो। तो बीटा इनिशियल में 2 एक्स्ट्रा पार्टिकल निकलते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो निकलता है नेगेटिव बीटा इनिशियल में, न्यूट्रिनो निकलता है इसमें। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिख दें कि भाई कैसे इमिशन दिखेगा। मान लो ये है x एक एलिमेंट, ये है a और ये है z। इसने पॉजिटिव बीटा इमिशन कर दिया। पॉजिटिव बीटा इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, तो यहां से ये बन गया y। क्या इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, मास में कोई चेंज नहीं, तो ये a का a ही रहेगा। लेकिन सोच के देखो, पॉजिटिव जैसा पार्टिकल अगर यहां से निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज पहले से कम, तो ये कितना, अच्छा कितना होता है? +1 होता है नीचे, +1 ये निकल गया, तो यहां से आ जाएगा z-1। क्या निकल आया? बीटा। बीटा कैसे लिखते हैं? E0। बैलेंस तो देखो हो गया, z और ये z। साथ में क्या निकाल दो? न्यूट्रिनो। यहां साथ में क्या निकाल दो? एंटी। एंटी के ऊपर ही बात होता है। लास्ट चीज बीटा इमिशन में पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। अल्फा इमिशन में पेरेंट और डॉटर कैसे होते हैं? आइसोडायर। बीटा में क्या होगा? दोनों में ए सेम तो आइसो बार, यहाँ आइसो बार होगा बीटा इमिशन। कोई पूछ ले तुमसे कि ये बीटा इमिशन का मेन लॉजिक क्या है, तो मेरा एक लाइन में आंसर क्या आना चाहिए? क्यों होता है बीटा इमिशन? n/p रेशियो को मेंटेन करने के लिए बस।
अगर n ज्यादा होगा तो np में कन्वर्ट हो जाएगा। या न्यूट्रल पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार वर्बली सॉल्व कैसे करा, चीजें याद कैसे रहेगी। पहला चीज जो हमने पढ़ा एक्टिव रिकॉल, इसको कहते हैं। जो मैंने बोला कि हमें कहानी के फॉर्म में ये चीजें पता होनी चाहिए। बायो में रखते हो कहानी के फॉर्म में, जूलॉजी में ज्यादा, एनिमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम ज्यादा ये काम करते हो। यार मेरे पास में पूछा जाए बीटा इमिशन क्यों हो रहा है, तो मेरी पहली चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए, यार n/p रेशियो, इसको बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं, अगर n ज्यादा हुआ तो np में कन्वर्ट होगा। यार न्यूट्रल चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है तो फिर एक नेगेटिव और आना चाहिए, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल पहले भी न्यूट्रल था, ये तो नेगेटिव आनी चाहिए। मतलब इससे np में जब कन्वर्ट होता है तो क्या नेगेटिव बीटा है। अगर n कम हुआ तो p ज्यादा होगा, तो फिर p को n में चेंज करना पड़ेगा। यार पॉजिटिव न्यूट्रल में जा रहा है तो एक पॉजिटिव और निकलना चाहिए ताकि बैलेंस रहे। पॉजिटिव यानी कि बीटा, इससे याद हो गया, कुछ याद रखना नहीं। अच्छा, नेगेटिव के साथ एक पार्टिकल एक्स्ट्रा निकलता है। नेगेटिव मतलब एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मतलब न्यूट्रिनो। बस यही खत्म हो जाता है चीज, कुछ नहीं करना। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं लातूर से? लातूर से। तो ये जो एक कॉलेज है साउंड कॉलेज, तो इधर इन्होंने बता दिया कि भाई है 690 सामने। हाँ नहीं, उधर तो बात चल रही है, मैंने सुना है हैदराबाद में डील चल रही है। लिखिए एक लास्ट को लिख लो, छोटा सा गामा इमिशन। अच्छा, गामा इमिशन के लिए क्या थ्योरी दी गई, बस वो देखना, हल्का सा कहानी के फॉर्म में याद रखना है। बाकी तो ये जो हमने इक्वेशंस लिखी वही काम है। लास्ट है थर्ड, गामा इमिशन। ठीक है, कहानी से अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। There are different energy levels. There are different energy levels within nucleus of an atom. Within nucleus of an atom. अच्छा, अभी तक तुम्हें पता होगा कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट्स की ही डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, या फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड। लेकिन एक्चुअल में इसकी थ्योरी के अंदर पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, और न्यूक्लियस उन अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर रहते हैं। आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, nucleons of nucleus shifted to higher excited state within nucleus by emitting gamma particle, those nucleons comes in normal energy state. By emitting gamma particle, those nucleons comes in normal energy state. तो कहानी की तरह समझ लेते हैं। एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी बहुत सारे एनर्जी स्टेट होते हैं। अल्फा इमिशन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, बीटा इमिशन 2 प्लस और माइनस, एन और पी के कन्वर्जन के कारण होता है। एन ज्यादा तो एन पी में चेंज होगा, एन पी में चेंज होगा तो नेगेटिव निकलेगा। पी एन में चेंज होगा तो पहले पॉजिटिव था, न्यूट्रल आ रहा है, बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव और होना चाहिए तो पॉजिटिव आएगा। इन दोनों इमिशन के बाद, अल्फा और बीटा के बाद, जो न्यूक्लियंस होते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, वो अंदर ही अपने जो ऑर्बिट्स होती है न्यूक्लियस की, उसके अंदर ही हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड न्यूक्लियस। और वो एक्साइटेड न्यूक्लियस क्या करते हैं, एक्साइटेड मतलब एनर्जी, एक्साइटेड मतलब एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी रिलीज करके वापस से नॉर्मल में आ जाता है। अब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी तो फोटोन होती है, तो गामा का फोटोन निकालते हैं।
कैसे लिखते हैं इस चीज को ध्यान से देखें। ये है x, यह लिख दिया है a और ये लिख दिया है z। इसने गामा, अच्छा यहाँ पर इसको हमने ऐसा बनाया स्टार। ये जो स्टार होता है, ये स्टार क्या कहलाता है? ये स्टार बताता है कि ये जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन पर क्रियल जो भी प्रोनाउंसिएशन है कैसे भी करो, कायरल कार्बन जो होता है वो स्टार बनाते हैं, बस वैसा ही। यहां से गामा इमिशन होगा और गामा इमिशन से, अच्छा गामा क्या होता है? ये तो फोटोन है, चार्जलेस और मासलेस। तो जो भी चीज बनेगी ना तो उसमें मास में चेंज आएगा ना चार्ज, बस गामा फोटोन निकल जाएगा। इसमें ना मास में चेंज आएगा तो बस स्टार से नॉन स्टार ऐसे नॉर्मल बन जाएगा। ये चीज क्लियर है? गामा, अच्छा क्या हर बार गामा कब निकलेगा? अगर अल्फा निकला तो उसके बाद में गामा निकलेगा, बीटा निकला तो उसके बाद गामा निकलेंगे, अल्फा और बीटा दो एक के बाद एक निकले तो एंड में गामा निकलेंगे। यानी गामा सीधा नहीं निकल सकता, उससे पहले अल्फा बीटा निकले होंगे कोई ना कोई। तो अल्फा बीटा के बाद में तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब ये निकलता है। एक चीज वहां लिख लेना है, इन बीटा इमिशन पेरेंट बीटा के लिए, in beta emission parent and daughter nuclei are isobars, क्योंकि A से है, are isobars। ठीक है, आज तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चंस हैं और लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी है, कल करेंगे।